हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा टॉपिक है राज्य मीन्स की स्टेट। आज हम जानेंगे कि राज्य किसे कहते हैं, राज्य की प्रमुख परिभाषाएं और साथ ही राज्य की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अगर एग्ज़ाम के नज़रिए से हम देखें तो ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए ताकि टॉपिक आपको समझ में आए। और वीडियो अगर समझ में आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए अच्छे अच्छे। चलिए फिर देर न करते शुरू करते हैं। देखिए, प्रत्येक समाज में नियंत्रण व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई न कोई साधन अवश्य कार्य करते हैं। सरल समाज में यदि देखें तो परिवार है, धर्म है, नैतिकता है, रीति रिवाज है, प्रथाएं हैं, रूढ़ियाँ हैं। इनके माध्यम से सरल समाजों में नियंत्रण स्थापित होता है। लेकिन जटिल समाजों में ये उतना प्रभावशाली नहीं है। यहाँ पर राज्य नियंत्रण का साधन है और एक प्रभावशाली साधन के रूप में समाज में व्यवस्था बनाए रखने में कार्य करता है। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, उसे देख लेते हैं, फिर जानते हैं कि राज्य कहते किसे हैं। अगर परिभाषाएं आपको समझ में आ जाएंगी तो अर्थ अपने आप समझ में आ जाएगा। सबसे पहली परिभाषा है अरस्तु की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, इसे आप लोग याद कर लीजिए। राज्य परिवारों और ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा विद्वान है जो राज्य को समुदाय मानता है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अरस्तु राज्य को ग्रामों का एक समुदाय मानते हैं। ठीक है। दूसरी डिफिनेशन है लास्की के अनुसार, प्रोफेसर लास्की की परिभाषा है ये। राज्य एक प्रादेशिक समाज है जो सरकार और प्रजा में विभाजित है और जो अपने निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में अन्य सभी समुदायों पर सर्वोच्च सत्ता रखता है। ठीक है, ये राज्य को प्रादेशिक समाज मानते हैं और साथ ही ये कहते हैं कि सरकार और प्रजा में ये विभाजित है। ठीक है, और इसका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है जहाँ पर समुदायों पर सर्वोच्च सत्ता रखता है राज्य। ठीक है। तीसरी जो डिफिनीशन है सिसरो के अनुसार, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण डिफिनीशन है। मैंने वही डिफिनीशन रखा है जो एग्ज़ाम में अभी तक पूछे गए हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। राज्य उन समुदाय को कहते हैं जिसमें वह भावना मौजूद हो कि सब मनुष्यों को उस समुदाय के लाभों का साथ मिलकर उपभोग करना है। ठीक है, सिसरो भी राज्य को समुदाय ही मानते हैं, लेकिन गांव का समुदाय नहीं मानते हैं, ये अरस्तु मानते हैं। जिसमें वह भावना मौजूद हो कि सब मनुष्यों को उस समुदाय के लाभों का साथ मिलकर उपभोग करना है, यानी जो भी लाभ प्राप्त हो रहा है उस समुदाय में सब मिलकर उसका उपभोग कर रहे हैं। आगे देख लेते हैं राज्य की विशेषताएं या तत्व। तो राज्य की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो सबसे पहली विशेषता है जनसंख्या। किसी भी राज्य का निर्माण जनसंख्या के द्वारा होता है। किसी भी राज्य के लिए कितनी जनसंख्या उपयुक्त है ये अभी निश्चित नहीं है, लेकिन फिर भी ये अनिवार्य तथ्य है कि किसी भी राज्य के लिए जनसंख्या का होना अनिवार्य है। दूसरी विशेषता है निश्चित भूभाग। राज्य के लिए एक निश्चित भूभाग का होना अति आवश्यक है जिस पर उसकी जनसंख्या का निवास हो। ठीक है। तीसरी विशेषता है सरकार। सरकार राज्य का संगठनात्मक तत्व है। ठीक है, सरकार राज्य का संगठनात्मक तत्व है। जब तक एक निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों का राजनैतिक संगठन नहीं होगा तब तक के वे राज्य का रूप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए सरकार राज्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन तथा तंत्र है। ठीक है, राज्य का ये एक व्यवहारिक पक्ष है। ठीक है। चौथी विशेषता है इम्पोर्टेंट प्रभुसत्ता। प्रभुसत्ता ही एक ऐसा तत्व है राज्य का जो राज्य को अन्य समुदायों से पृथक बनाता है, अलग करता है। प्रभुसत्ता से तात्पर्य है कि राज्य बाह्य नियंत्रणों से मुक्त है और आंतरिक क्षेत्र में वो सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है। वो दूसरों को आज्ञा देता है और उसे कोई भी आज्ञा नहीं दे सकता है, यही प्रभुसत्ता है।
पांचवी विशेषता है राज्य का स्वरूप स्थायी होता है। जनसंख्या व भूभाग के घटने बढ़ने पर भी राज्य के अस्तित्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि ये एक अस्थायी अवधारणा है। अब राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन कैसे आता है इसे देख लीजिए। पूछा जाता है कि दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत क्या कहता है, या दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है, या इसी तरह शक्ति का सिद्धांत के बारे में पूछ लिया जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत क्या कहता है। ये सिद्धांत कहता है कि राज्य की उत्पत्ति प्राचीन काल में हुई है और इस सिद्धांत के अनुसार ईश्वर ने ही राज्य को जन्म दिया है। ईश्वर राज्य को चलाने के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में राजा को पृथ्वी पर भेजता है, यानी जो राजा होता है वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार। इसी के आधार पर जेम्स प्रथम हमेशा ये बात कहता था कि राजा लोग पृथ्वी पर परमात्मा की श्वास लेती हुई प्रतिमूर्तियां हैं। ठीक है, जेम्स प्रथम हमेशा ये बात कहता था। ठीक है, इसलिए दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत राजा को ईश्वर का प्रतिनिधित्व मानता है। शक्ति का सिद्धांत दूसरा है। इस सिद्धांत के अनुसार शक्ति ने ही राजा को जन्म दिया है। ठीक है, विद्वान ह्यूम कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति उसी समय हुई जब किसी मानव समूह के नेता ने शक्तिशाली और प्रभावशाली होकर अनुयायियों पर अधिकार जमाकर अपनी हुकूमत ला दी होगी। ठीक है, यानी कोई ऐसा व्यक्ति हुआ होगा जिसने अपने अनुयायियों पर अपनी हुकूमत थोप दी होगी, लाद दी होगी, उसी समय राज्य की उत्पत्ति हो गई होगी। तीसरा जो सिद्धांत है सामाजिक समझौते का सिद्धांत, तो इस सिद्धांत के प्रतिपादकों में हाब्स, लॉक और रूसो आते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं ये तीनों लोग। इन लोगों का मानना है कि राज्य समझौते का प्रतिफल है। ठीक है, कहते हैं कि मनुष्य की ओर से हमेशा ही संघर्ष होता रहता है। प्राकृतिक अवस्था से ही मनुष्य हमेशा से संघर्ष करता रहता है। ठीक है, और इस चीज़ से ऊब कर मानव ने आपस में समझौता कर लिया। ठीक है, और इस तरह से राज्य की नींव पड़ी। दूसरी तरफ रूसो कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था काफ़ी अच्छी थी, यानी संघर्ष नहीं था उस समय। लोग जंगल में रहते थे लेकिन काफ़ी खुश थे। लेकिन धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि हो गई और ये खुशी का जो माहौल था बहुत दिन तक नहीं रहा। फिर लोगों ने इस समस्या के समाधान के लिए राज्य की उत्पत्ति कर ली समझौता करके। ठीक है, तीसरा जो सिद्धांत है पैतृक और मातृक सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादकों में कई समाजशास्त्री हैं। मैं अलग अलग करती हूँ। पहले जो राज्य की उत्पत्ति के परिवार को उत्पत्ति का कारण मानते हैं। ठीक है, इसमें अरस्तु व हेनरी मैन ये पैतृक सिद्धांत को मानते हैं और टायलर, मार्गन, बैकोफन ये मातृक सिद्धांत को मानते हैं। और इन लोगों का मानना है कि राज्य की उत्पत्ति परिवार से हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि माता की तरफ से, कुछ लोग कहते हैं पिता की तरफ से। ठीक है, अभी मैंने नाम आपको बता दिया है। पांचवा जो सिद्धांत है विकासवादी ऐतिहासिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के जो विचारक हैं उनका मानना है कि राज्य विकास का परिणाम है। ठीक है, समाजशास्त्री गार्नर कहते हैं कि राज्य न तो ईश्वर की सृष्टि है, न ही उच्च कोटि के शारीरिक बल का परिणाम है, यानी न ही शक्ति का सिद्धांत है, और न ही किसी प्रस्ताव या समझौते का प्रतिफल, बल्कि ये धीरे धीरे विकसित होने वाली एक संस्था है। ठीक है, ये बाकी जितने भी सिद्धांत हैं उनका खंडन कर देते हैं और कहते हैं कि राज्य धीरे धीरे विकसित होने वाली एक संस्था है। ठीक है, न ही कोई और वजह है इसकी। ठीक है, इस सिद्धांत के जो समर्थक है उसे ध्यान से सुन लीजिए कौन है। बेजहार्ट, स्पेंसर, गिडिंग्स, हाबहाउस आदि। ठीक है, इस सिद्धांत के समर्थक हैं। तो इस तरीके से
ये वीडियो हमने कंप्लीट किया। टॉपिक अगर समझ में आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।